दोस्तों डेट है आज की 18 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं कि कैसे हम और भी बेहतर बना सकते हैं आपके अपने प्रीलिम बूस्टर के डिस्कशन को। राइट, इनमें से देखो ज्यादातर कमेंट्स बहुत बढ़िया हैं, ज्यादातर आप लोगों ने जो सजेशंस दिए मुझे काफी अच्छे लगे एंड इनफैक्ट ना काफी सारे सजेशंस ऐसे थे जिनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना अपने आप में पॉसिबल भी है। अब मैं अपनी टीम से बात करूंगा, मैं सुमित सर से भी एक बार डिस्कस करूंगा, सारे पॉइंटर्स आपके लेके जाऊंगा सर के पास एंड अकॉर्डिंगली विद इन अ फ्यू डेज उनमें से कुछ एक चीजें जिनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना पॉसिबल हो पाएगा, मैं डेफिनेटली टीम के साथ डिस्कस करके उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करवाने की कोशिश करूंगा। राइट, बाकी देखो जिन लोगों की अच्छे से मतलब, अब अच्छे से तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना, अलग अलग आंसर कीज देखने को मिलती हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट कल से मुझे जो एक काफी बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर मेरे कट ऑफ क्या रहेगी, मेरे नंबर 80 बन रहे हैं, 82 बन रहे हैं, 85 90, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं मतलब टेलीग्राम के ऊपर मेरे पास आप लोगों ने पहुंचाए हैं, या सी सेट में थोड़ा बहुत 5-7 नंबर ऊपर नीचे हैं, तो ऐसे कुछ डाउट्स थे कि अब करना क्या है सर। देखो अगले 15 से 20 दिन जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। वॉट यू शुड डू इज कि यू कैन स्टार्ट डूइंग योर मेंस प्रेपरेशन। मे बी अगर 1-2 दिन रेस्ट लेने के बाद आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई डाउट की बात होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मान लो 20 दिन के बाद आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, लेट्स से अगर आप कट ऑफ के आसपास हो, तो अगर ऐसा क्लियर हो गया उस केस में फिर आप खुद को अपने आप को कोसोगे कि यार ये तो 20 दिन मैंने पूरी तरह से वेस्ट कर दिए। डू यू अंडरस्टैंड? और इस बार वैसे भी मेंस के लिए थोड़ा टाइम कम है, राइट? तो लगभग आई थिंक 90 डेज हैं, तो अगर ये 15-20 दिन का आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं करोगे ना, फिर आपको लगेगा यार अब तो सिर्फ 70 दिन ही बच गए, इसमें तो ये भी करना है वो भी करना है। तो इसलिए बढ़िया यही होगा, एक दिन रेस्ट लेने के बाद आप ज्यादा कट ऑफ का मत सोचो, आप फोकस करने लग जाओ अपनी मेंस की प्रेपरेशन के ऊपर। राइट, हमारी टीम भी डेफिनेटली हेल्प कर ही रही है सीजन जो 2024 का मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है उसके माध्यम से। राइट, इसके अंदर आपकी जो मेंस की पूरी चीजें होंगी, चाहे उसमें डेली आंसर राइटिंग हो गया, फुल लेंथ टेस्ट हो गया, एसे टेस्ट का हो गया, एंड बाकी पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। इवन नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका लगा दिया है, तो वहां पर जाकर आप इसको फिल कर सकते हो। बाकी इनकेस कोई भी डाउट आता है तो आप हमें 9920613613 पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की डिस्कशन। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू रेड टीमिंग। कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रेड टीमिंग न्यूज में था या रेड टीम न्यूज में था, ये आखिर होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे ना एक चीज एग्जांपल समझना, मान लो आप बैट्समैन हो, ठीक है ना, आप क्रिकेटर हो, बैटिंग करते हो आप। आपको पता है यार आगे जाके ना फ्यूचर में आपको दुनिया के बहुत ही खतरनाक बॉलर से फेस करना पड़ेगा। अब ये ओपोनेंट होगा आपका, राइट? तो आप तैयारी करने की कोशिश करोगे ना कि कल को यार इतने खतरनाक बॉलर से मुझे सामना करना है, तो आज मैं पता क्या करता हूँ, अपने किसी दोस्त को बुलाता हूँ, ये भी बढ़िया बॉलिंग करवा लेता है, उससे माध्यम से मैं देखने की कोशिश करता हूँ क्या मैं पूरी तरह से रेडी हूँ या नहीं हूँ। इन अ सिमिलर मैनर पता क्या होता है, हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी होते हैं, हमारे सारी कंपनीज के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत आजकल इंपॉर्टेंट इमर्जिंग चीज चल रही है। ठीक है, साइबर थ्रेट्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे केसेस के अंदर पता क्या होता है, आप कहीं ना सामने किसी से टेस्ट करवाने की कोशिश करोगे कि भाई ये रहा मेरा सिस्टम, आप कोशिश करो इसको जितना हैक करने की। अंडरस्टूड? ये जो हैकिंग होती है ना, इसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। क्यों? क्योंकि इस एथिकल हैकिंग के अंदर क्या हो रहा है, आपको अपनी खामियां पता लग रही है, आपको पता लग रहा है मेरे सिस्टम के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं। कोई बाहर का पर्सन जो कि मेरे ऊपर साइबर अटैक करना चाहेगा, वो कहां पर अटैक कर सकता है, तो मेरी खामियां यहाँ पे पता लगेंगी, वल्नरेबिलिटीज पता लगेंगी, और यहाँ मेरी मदद कौन करेगा, मेरी मदद करेंगे रेड टीम। तो रेड टीम होती क्या है? रेड टीम एक तरह का एक ऐसा ग्रुप होती है जो वैसे ही एक्ट करती है जैसा कि एक दुश्मन देश या दुश्मन करेगा, आपका जो एनिमी जैसा करेगा, पर होता नहीं है आपका एनिमी। वो क्या करता है ये ग्रुप ना आपकी खामियां ढूंढने में मदद करता है, आपकी वल्नरेबिलिटीज आपको ढूंढने में मदद करता है, एंड इसके हिसाब से, इस वल्नरेबिलिटीज के हिसाब से फिर वो ग्रुप आपको, आपकी कंपनी को वो सारी खामियां आप बताएगा। फिर अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी और अपने आप को स्ट्रेंथन करेगी, ताकि कल को जब ये एनिमी वाला कंपनी है ना, ये आपको अटैक करने की कोशिश करेगी, तब आपने अपनी वल्नरेबिलिटीज को बिल्कुल खत्म कर दिया हो। इसी को बोलते हैं रेड टीम। तो क्या है, एक टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है जो कि वीकनेस और वल्नरेबिलिटीज इन एआई मॉडल्स को हमें फाइंड आउट करने में हमारी मदद करती है, एंड रियल साइबर अटैक्स को ये सिमुलेट करते हैं।
ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा से इसको यूज करता जा रहा है, बट कहीं ना कहीं आजकल एआई के साथ साथ जो भी रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करने के अंदर, उनको मिटिगेट करने के अंदर रेड टीम की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार रेड टीम के साथ साथ ना ब्लू टीम की भी जिक्र होते हैं। देखो रेड टीम तो क्या है, एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, एक तरह की एथिकल हैकिंग है जो वल्नरेबिलिटीज हमें देखने को मिलती है। ब्लू टीम के अंदर पता क्या होता है, ये एक डिफेंसिव सिक्योरिटी है। यहाँ पर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हो, अपने डैमेज कंट्रोल कैसे करना है, इंसिडेंट का रिस्पॉन्स कैसे करना है, ये सब चीजें देखी जाती है ना, ये ब्लू टीम के द्वारा देखी जाती है। तो दोनों का अंतर आई होप आपको रेड टीम और ब्लू टीम का समझ आ गया होगा। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो दूसरा घर बनने जा रहा है चीतास का भारत के अंदर। अब आप जानते होंगे कि देखो पिछले सालों के अंदर हमने चीतास मंगाए बाहर से, और वो कहाँ लाए गए, वो लाए गए मध्य प्रदेश के अंदर जो कुरू नेशनल पार्क है वहां पर। ठीक है, ये तो इनका था पहला घर भारत के अंदर, मतलब अभी के जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो सेकंड होम इनका बनने जा रहा है वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल राजस्थान के साथ जो बॉर्डर सटा हुआ है ना, वहां पर आपको सेंचुरी देखने को मिल जाती है। 1974 के अंदर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर आपको एक डैम भी देखने को मिलता है, 1960 के अंदर गांधी सागर डैम यहाँ पे बिल्ड किया गया था। ये थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर और सेंचुरी के अंदर ही लोकेटेड है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो चंबल नदी है वो यहाँ पे सेंचुरी को दो भागों के अंदर बांट देती है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही आखिर क्यों चूज किया गया। देखो इसके चूज करने के पीछे का जो कारण है ना, वो कारण आपका रहता है कि जो यहाँ का इकोसिस्टम है ना, जो जिस तरह के सवाना ग्रासलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, वो सवाना ग्रासलैंड्स काफी सिमिलर हैं जैसा कि आपको जो ग्रासलैंड्स आपको चीतास के केस में अंदर चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना, तो कीनिया के अंदर आपको मसाई मारा करके एक जगह देखने को मिलती है, बेसिकली एक नेशनल रिजर्व है। वो जो नेशनल रिजर्व है ना कीनिया के अंदर, जहां पर आपको चीताज अच्छी पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, वैसा ही आपको हैबिटेट आपको यहाँ पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको खैर, सलाई, ठीक है ना, तेंदू, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे फ्लोरा के अंदर। तो सवाना इकोसिस्टम है ओपन ग्रासलैंड्स का, एंड ड्राई डेसिडुअस ट्रीज आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आइडियल लोकेशन बन जाती है चीतास के लिए। बाकी यहाँ पर आपको चिंकारा, ठीक है ना, क्रोकोडाइल, जकाल, ये सब भी देखने को मिल जाते हैं। इवन यहाँ पर ना इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको लेपर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये लेपर्ड्स का होना ना एक तरह से थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है कि क्या यहाँ पे हम चीतास को रीइंट्रोड्यूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में कारण पता क्या है कि आप नोटिस करो, अगर हम बात करें चीतास की, तो चीतास को भैया खाने के लिए शिकार चाहिए, ठीक है, उसी तरह से लेपर्ड्स को खाने के लिए शिकार चाहिए। अब दरअसल में जो शिकार अवेलेबल है ना गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वो अपने आप में कम है। तो पहले तो लेपर्ड के लिए नहीं हो पा रहा, अब चीतास भी आ जाएंगे, और कल को हमने नया शिकार इंट्रोड्यूस कर दिया जिनको ये शिकार कर पाए, तो वहां पर वो लेपर्ड खा जाएंगे। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको चीतास के बारे में बताऊं, देखो यहाँ पर ना चीतास दो तरह से होते हैं, दो इनके सब स्पीशीज हैं, एक है अफ्रीकन चीता, एक है एशियाटिक चीता। भारत में 1952 में इनको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, पर वापस से अभी इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर एक्चुअली ना आप समझो इस चीज को, अफ्रीकन चीतास को जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इनका ये स्लाइटली ब्राउन होते हैं, गोल्डन स्किन होती है। एंड एशियाटिक चीता से ना थोड़े से बड़े एंड थोड़े से थिक होते हैं, कुछ आपको स्पॉट्स भी इनके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। जो भारत के अंदर जो लाए गए हैं ना चीतास, वो दरअसल में अफ्रीकन चीतास ही है। अंडरस्टूड। जो नमीबिया, साउथ और अफ्रीका कंट्री से हम लाए हैं, वो यहाँ पे अफ्रीकन चीतास को यहाँ पे हम लेकर आए हैं। जो दूसरे टाइप ऑफ चीतास है, दो एशियाटिक चीतास, ये थोड़े से छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू अफ्रीकन चीतास, ठीक है ना। इनका पेल येलोइश फॉन कलर स्किन देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ ये सिर्फ आज के समय सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे थे ईरान से भी लाने की एशियाटिक चीता, पर वो हो नहीं पाया कुछ कारणों की वजह से। ऐसा बताया जाता है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है, लगभग 12 ही बचे हुए हैं। इस वजह से इनको यहाँ पे आईयूसीएन के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है, एंड भारत में 1952 में इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिव्य दृष्टि के बारे में। अब जब मैं बात करता हूँ दिव्य दृष्टि की, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप कुछ ऐसा देखने की क्षमता रख रहे हो जो कि आपके सामने है ही नहीं, दैट इज नोन एज दिव्य दृष्टि। सही बात है। पर यहाँ पर अभी हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक स्टार्टअप है, इंजीनियर्स रिसर्च सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इनके द्वारा एक एआई टूल बनाया गया है जिसका नाम क्या है, दिव्य दृष्टि। ठीक है, और यहाँ पर आपका
सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जो DRDO की लेबोरेटरी है बैंगलोर के अंदर, उसने भी यहाँ पे मदद करी है। आप पूछ रहे होंगे सर बहुत सब तो ठीक है, पर है क्या दिव्य दृष्टि? समझना इस चीज को। देखो कई बार ना एक पर्सन को हमने आइडेंटिफाई करना होता है। हाँ सर बिल्कुल। उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब जैसे आप लोग कभी टेस्ट वगैरह देने जाते हो, अभी आप लोगों ने जैसे प्रीलिम्स दिया होगा, तो आपने आधार कार्ड और बाकी सब चीजें दिखाई होंगी, ठीक है, वो तो आपका फेस देख के कह देते हैं अच्छा ये बंदा ये है ना, ऐसे कह देते हैं, ठीक है। पर आप नोटिस करो और भी तरीके, थोड़ा जो और थोड़ा एडवांस चीजें होती हैं, वहां पर आपकी आंखों का आइरिस स्कैन वगैरह होता है। इसके अलावा आपके थंब इंप्रेशन लिया जा सकता है, राइट, आपके फेशियल को, आपको फेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी जाती है। ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पर इनमें भी हर किसी चीज में ना कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। तो हमने पता क्या किया, दिव्य दृष्टि एक AI टूल बनाया जिसके माध्यम से ये सब चीजें थी, ठीक है, इसके अलावा भी क्या किया, इसके अलावा हमने ना फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स ऐड कर दिए। अब ये क्या होते हैं फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स? जैसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी का शेप क्या है, आप चलते कैसे हो, चाल चलन कैसा है आपका, क्योंकि देखो मेरा चलने का तरीका आपके चलने के तरीके से अलग होगा। तो कल को ना कोई बंदा आपको बोले कि भाई मैं हूं ऋषभ शर्मा, ये देख लो मेरा थंब इंप्रेशन, ये देख लो मेरा आइरिस स्कैन कर लो, तो वो चीजें तो कोई इंसान फिर भी कहीं ना कहीं कॉपी कर लेगा, कहीं से चुरा सकता है, कुछ भी कर सकता है वहां पे। पर अगर मैं बात करूं वो चलता कैसे इंसान, वो मेरे चलने के तरीके से बिल्कुल अलग होगा, उसका स्केलेटन भी काफी हद तक डिफरेंट होगा। तो यानी कि ना ये जो AI टूल है, ये बिल्कुल ऐसे इंश्योर कर देगा कि कोई पर्सन को बिल्कुल बहुत अच्छे प्रिसाइजली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जो भी इस तरह के फॉल्स पॉजिटिव के केसेस आते हैं कि गलत सिस्टम ने उठा लिया किसी को, गलत बंदे को सही रिकॉग्नाइज कर लिया, वो सब चीजें हम कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। आइडेंटिटी फ्रॉड्स होते हैं, वो सब चीजें हम कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। ये जो गैट एनालिसिस होता है ना, ये आपकी चाल के चलने का तरीका, कैसे आप चलते हो, कैसे आप वॉक करते हो, उसी को देखा जाता है। तो डिफेंस के अंदर, लॉ एनफोर्समेंट के अंदर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट एनवायरमेंट, सब जगह इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसको सपोर्ट किया गया था TDF के द्वारा। TDF क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो होता है, ताकि हम इंडिया में कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को और बेहतर बना पाए, एंड डिफेंस के अंदर भी हम आत्मनिर्भर भारत बन पाए। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे CAAIR, जैसे मैंने आपको बताया, ये DRDO की लेबोरेटरी आपको देखने को मिलती है, जो R&D का काम करती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, AI, रोबोटिक्स, ठीक है ना, और बाकी जगह के अंदर भी। DRDO आप जानते होंगे भारत की लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, एंड मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है तरंग शक्ति के रिगार्डिंग। भारत देखो इनॉग्रल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहा है अगस्त के अंदर, जिसका नाम होगा तरंग शक्ति 2024। अब यहाँ पर फोकस ये रहेगा कि हमारी जो 10 देशों की एयर फोर्सेज है ना, उनके बीच में आपस में हम कॉपरेशन कैसे बना पाए, बाकी कंट्रीज एक दूसरे से कैसे सीख पाए, अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर कर पाए, एंड साथ में कैसे हम कॉपरेट करते हुए एक दूसरी कंट्रीज आपस में मिलजुल कर काम कैसे कर सकती हैं, एंड पीस को हम कैसे बढ़ा पाए, ये काम रहेगा इस तरंग शक्ति का। तो भारत ही इसको यहाँ पे इनॉग्रेट इसका करने जा रहा है, राइट। यहाँ पे जो टोटल 10 देश पार्टिसिपेट करेंगे, उनके अंदर आप नोटिस करोगे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, UAE, USA और यूनाइटेड किंगडम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, दैट इज PM किसान निधि। नई सरकार बनी और पहला जो मेजर डिसीजन उनके द्वारा लिया गया वो ये था कि PM किसान निधि की जो 17th इंस्टॉलमेंट थी वो हमारे किसानों को दी गई। देखो ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये तो 2018 से चली आ रही है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने इसको बताया भी है, कई बार अपनी चर्चा भी करी है। तो होता क्या है ना, यहाँ पे 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट साल में दी जाती है, यानी कि हर चौथे महीने के बाद ना, आफ्टर एवरी 4 मंथ्स 2,000 रुपये हमारे किसानों के बैंक अकाउंट में जाते हैं। तो टोटल साल का उनको 6,000 रुपया मिलता है। दरअसल में एक तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश है हमारे किसानों के लिए, क्योंकि देखो उनको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, बहुत सारे इनपुट्स परचेज करने पड़ते हैं। तो ऐसा ना हो कि जैसे आपका कोई भी इनपुट वो खरीद ना पाए। तो यही फोकस रहता है कि इस पैसे के माध्यम से ना हमारे किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ पाए, प्लस एट द सेम टाइम वो अपनी खेती के अंदर, अपनी मिट्टी के अंदर सारी चीज़ें आप डाल पाएँ, ताकि क्रॉप की हेल्थ अच्छी हो, वहाँ से यील्ड अच्छी आए, एंड उससे कहीं ना कहीं किसानों की आय और बढ़े। तो इसकी जो मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देखो जब ये स्कीम को शुरू किया गया था ना, तब आपके जो छोटे किसान होते हैं ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सिर्फ उनके लिए था, पर बाद में इसको सबके लिए एक्सपेंड कर दिया गया। पर हालांकि कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस पता क्या है? एक्सेप्शंस ये हैं कि मान लो किसी इंडिविजुअल का इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी हाई है, वो इंडिविजुअल टैक्स पे करता है, या फिर उस पर्टिकुलर फार्मर फैमिली का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है,
वो पर्सन जो किसान है वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर है, या फिर रिटायर्ड पर्सन है जिसकी मंथली पेंशन 10,000 से ज़्यादा है। ऐसे केसेस के अंदर उनको यहाँ पे ना ये 6,000 रुपया नहीं मिलेगा साल का। एंड एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, तो जिनकी खुद की ज़मीन नहीं है उनको भी ये पैसा नहीं मिलता। तो वही फार्मर फैमिलीज़ को मिलता है जिनके पास कल्टीवेबल लैंड होती है। एंड जितना भी पैसा होता है वो सारा का सारा पैसा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। तो इस वजह से दिस इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आई होप पीएम किसान निधि के रिगार्डिंग पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बर्प टैक्स के बारे में। अब सुनने में बड़ा ही अजीब सा लगता है कि कोई इंसान डकार डकार ले रहा है एंड उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। अब यहाँ पे समझो, ये जो डकार लिए जा रहे हैं, जो बर्प लिए जा रहे हैं, ये इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि लाइव स्टॉक के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है सर, मतलब लाइव स्टॉक के डकार लेने के रिगार्डिंग की वहां पे टैक्स की बात करी गई। देखो दरअसल में ना न्यूजीलैंड के अंदर ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ था। उस समय की जो सरकार थी, मतलब 2 साल पहले जो सरकार थी 2022 के अंदर, उस सरकार ने यहाँ पे इसको लेकर आई थी। जो प्राइम मिनिस्टर हैं जगिंडा आर्डन, उन्होंने यहाँ पे लेकर आई थी। पर अब यहाँ पे जो न्यूजीलैंड की सेंटर राइट गवर्नमेंट है उसने बोला है कि हम इस टैक्स को हटा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बन चुका है। देखो एक्चुअल में आप एक चीज नोटिस करो, हम लोग बात करते हैं ना क्लाइमेट चेंज की, बिल्कुल। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, सही बात है। अब होता क्या है ना कि जब मैं बात करता हूं आपके लाइफ स्टॉक की, तो इनके बॉडी के अंदर, इनके स्टमक के अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूं, इनके स्टमक के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक होता है र्यूमेन। जो आपका पार्शली डिजेस्टेड फूड होता है ना, वो यहीं पर स्टोर होता है। फिर इसको, इस जो पार्शली आपका डाइजेस्टेड फूड है, वो कहीं ना कहीं इन आपके लाइफ स्टॉक के द्वारा बार बार च्यू किया जाता है एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है। इसी प्रोसेस के अंदर क्या जनरेट होता है सर, इसी प्रोसेस के अंदर जनरेट होता है आपका मीथेन। और मीथेन गैस आप जानते हो क्या है सर, ये ग्रीन हाउस गैस है, जो कि अपने आप में क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बहुत मेजर ड्राइवर है। एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, सर इनके डकार लेने से इतनी दिक्कतें आ रही हैं क्या। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम बात करें ना, तो जो मीथेन है वो 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप नोटिस करोगे। एंड न्यूजीलैंड के अंदर तो खासकर, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर 10 मिलियन कैटल आपको देखने को मिलते हैं, 25 मिलियन आपको शीप देखने को मिल जाती हैं। तो नियरली आधी कंट्री, मतलब हाफ ऑफ द कंट्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो और कोई नहीं बल्कि लाइफ स्टॉक की यहाँ पे बात करी जा रही है, जैसे काउ, शीप, गोट, बफेलोस। तो इसके वजह से हुआ क्या, सरकार ने बोला कि यार इससे दिक्कत आएगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया था, 2022 के अंदर लाइफ स्टॉक के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। पर किसानों ने इसके रिगार्डिंग बहुत प्रोटेस्ट किया, जैसे भारत में भी फार्मर प्रोटेस्ट हुए। इन अ सिमिलर मैनर न्यूजीलैंड के किसानों के द्वारा भी ट्रैक्टर्स लेकर, ट्रक्स लेकर, उन्होंने यहाँ पे डिमांड करी कि भाई इस टैक्स को आप हटाइए, इन सारी चीज़ों को आप हटाइए। तो अब जाके जो नई जो सेंटर राइट कोalition सरकार बनी है, उसने डिसाइड किया है कि ये जो टैक्स है इसको यहाँ पे हटा दिया जाएगा। आई होप आपको बर्प टैक्स भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज आपका होमवर्क कुछ ये 4 स्टेटमेंट्स रहेंगी। ठीक है, आप अपने सामने 4 स्टेटमेंट पढ़ पा रहे होंगे। इन चारों का ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर अगर मैं डिस्कस करूं, तो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम डेफिनेटली आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगर बात करूं आभा आईडी की, तो 14 डिजिट की आईडी होती है, ना कि 8 डिजिट की। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं डिजिटल एग्री मिशन की, तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। और आपका खीर भवानी टेम्पल आपको कश्मीर के अंदर देखने को मिल जाएगा। देखो बाकी और जो आपने सजेशंस दिए हैं उनको मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा, पीवाईक्यूज भी इनकॉर्पोरेट होंगे, तो चिंता मत करो, आने वाले सेशंस में वो चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only IS ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।